गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जेएनएम फर्स्ट ईयर का मैं अगले टॉपिक का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। साइकोलॉजी एवं मनोविज्ञान। साइकोलॉजी एवं मनोविज्ञान, जिसको हम लोग बिहेवियरल साइंस बोलते हैं। उस टॉपिक का मेरा अगला क्वेश्चन होगा, मनोविज्ञान का क्या प्रभाव है बाल अवस्था में। बाल अवस्था में कैसे नर्सिंग देखभाल करती हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो नर्सिंग देखभाल का कार्य है उसमें मनोविज्ञान का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि लोगों को केयर करना एक टाइप से ये मनोवैज्ञानिक चीज़ है। आप जब लोगों को केयर कर रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको कैसे हैंडल करना है, यह एक सोचने की और समझने का और उसके साथ कैसे बिहेवियर करना है, यह एक दिमागी खेल है। आपको अच्छे से मालूम है कि हर एज के लोगों का बिहेवियर अलग अलग होता है। जैसे बच्चों का बिहेवियर अलग होता है, किशोरावस्था के बिहेवियर अलग होता है, युवा अवस्था के बिहेवियर अलग होता है, और प्रौढ़ बूढ़े लोगों की, जो वृद्ध लोग हैं, उनकी मनोवैज्ञानिक सोच अवस्था अलग होता है। हर अवस्था के साथ आपको काम करना होता है, क्योंकि जो हॉस्पिटल होती है वहाँ पर हर अवस्था के लोग आते हैं। बच्चा भी आता है, बूढ़ा भी आता है, यंग भी आता है। सबके साथ आपको रहना है, सबको आपको केयर करना है, सभी पेशेंट को आपको देख रेख करना है, सभी पेशेंट को आपको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देना है। वैसी परिस्थिति में आपको बच्चों के साथ कैसे बिहेवियर करना है, बूढ़ों के साथ कैसे बिहेवियर करना है, यंग के साथ कैसे बिहेवियर करना है, ये आपकी एक मनोवैज्ञानिक सोच पर डिपेंड करती है। उनके साथ कैसे ट्रीट करना है, उनकी कैसे नर्सिंग देखभाल करना है। क्योंकि जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा को कैसे ध्यान रखा जाता है, उनकी क्या हरकतें होती हैं, इसको आपको सोचने पर डिपेंड करता है। मतलब कि आपके मनोवैज्ञानिक सोच पर निर्भर करता है, और बच्चा का मनोवैज्ञानिक सोच क्या है उस पर निर्भर करता है। उसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है नर्सिंग देखभाल में। अब बच्चों को देखिएगा, बच्चों की ज़्यादा सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है। बच्चा हमेशा अपने माँ के साथ रहना पसंद करता है। छोटा बच्चा जो है अपने माँ के साथ रहना पसंद करता है। उनकी सुरक्षा अपने माँ के पास पास ही अच्छा रहता है। बच्चों में अब देखिएगा कि उसको दूसरे व्यक्ति से बहुत डर लगता है, उसको दवा से डर लगता है, उसको सुई से बहुत डर लगता है। तो इन चीज़ को भी नर्सिंग देखभाल करते समय ये दिमाग में बात आपकी होनी चाहिए। बच्चों के साथ आपको प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, एक अलग टाइप के वातावरण बनाना चाहिए, ताकि बच्चा उसमें अच्छे से घुल मिल जाए। बच्चों को हमेशा प्यार से बोलना चाहिए, उसको खिलौना देना चाहिए, फूल देना चाहिए, अन्य उपहार देना चाहिए, ताकि बच्चा उस सोसाइटी में, उस बिहेवियर में, उस माहौल में अच्छे से घुल मिल जाए, ताकि उसको अच्छे से आप स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकते हैं। बच्चों को अभिभावकों के साथ, बालकों के साथ घुलने मिलने देना चाहिए, बातें करते रहना चाहिए, उसको कहानियाँ सुनानी चाहिए, ताकि बच्चा का मन लगे रहे। बच्चों में एक आदत होती है खिसियाने का, खाने पीने की। इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की क्या क्या आदतें हैं। जैसे बच्चों को खेलने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, बच्चों को खाने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। इन सब चीज़ों को भी बच्चों को केयर करते रहना चाहिए, ताकि बच्चों की हर ज़रूरतों को आप ध्यान में रखते हुए उनको अच्छे से नर्सिंग सेवा दे सकती हैं। बच्चों के शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास पर भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि बच्चों का शरीर के साथ साथ मानसिक भी विकास होता रहे।
किशोरावस्था में आप कैसे ध्यान रखिएगा? किशोरावस्था में जो पेशेंट होते हैं, उनकी जो बीमारियां होती है, उस बीमारियों में अक्सर ही उनकी पर्सनल बीमारियां होती हैं, जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि गोपनीय रखना चाहिए, किसी विशेष को बताना नहीं चाहिए। किशोरावस्था में रोगियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखना चाहिए, उनको स्वास्थ्य के प्रति बताना चाहिए कि आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकता है, आपको कौन कौन सी बीमारियां से बचना चाहिए। उनको एड्स के प्रति और जागरूक रखना चाहिए, उनके खतरा के बताना चाहिए, उनके सावधानी के बारे में उनको बताते रहना चाहिए। लड़कियां जो होती है, उसको मासिक धर्म के बारे में बताना चाहिए, उसको पोषण संबंधी बताना चाहिए, उसको खान पान संबंधित, उसको मानसिक तनाव संबंधित ज्ञान देना चाहिए, ताकि वो उन सब बीमारियों से बचा रहे। क्योंकि जो लड़कियां होती है, वो मासिक धर्म में वो विभिन्न प्रकार के मानसिक तनावों से गुजरती हैं। उस टाइम उनके शरीर में विकास होते रहता है, जिसके चलते उनको विभिन्न प्रकार की संभावनाओं का डर रहता है। उनको हर चीज़ के बारे में बताना चाहिए, उनकी क्या क्या समस्या हो सकती है, क्या क्या परेशानियां हो सकती है, इन सब के बारे में उनको बताते रहना चाहिए। किशोरावस्था में रोगी के मित्र से मिलने, बातचीत करने तथा फोन करने से मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं। जो किशोरावस्था के जो लोग बच्चे होते हैं, वो दोस्त मित्रों से मिलना, फ़ोन पे बातें करना, मोबाइल चलाना, इनसे उन लोगों को संतुष्टि मिलती है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि पेशेंट यदि बीमार अवस्था में है, तो उनको मना नहीं करना चाहिए, ताकि पेशेंट को जितना ही अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे, उनको उतना ही ट्रीटमेंट करना आसान होगा और पेशेंट बीमारी से जितना जल्दी निजात भी पा सकते हैं। इसलिए पेशेंट को उस टाइम में बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव नहीं देना चाहिए। वयस्क अवस्था में कैसे नर्सिंग देखभाल करनी चाहिए? जो वयस्क अवस्था होता है, वयस्क अवस्था में आप देखते हैं कि पेशेंट के पास, जो पेशेंट होते हैं, उनके पास बहुत सी ऐसी जिम्मेवारियाँ हो जाती हैं, क्योंकि उनके परिवार होते हैं, बाल बच्चे होते हैं, तो उनके ऊपर हमेशा एक दबाव रहता है, परिवार को चलाना, अपने घर बार को चलाना, बच्चों की देखभाल करना। तो ऐसी स्थिति में आप इलाज जब कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक स्थिति को भी ध्यान रखते हुए पेशेंट को इन सब बातों से दूर रखना चाहिए, ताकि पेशेंट पर बेवजह का मानसिक तनाव न पड़े। पेशेंट को यदि उस अवस्था में यदि पेशेंट है वयस्क अवस्था में, तो उनकी आयु, प्रतिष्ठा के मतलब कि पेशेंट किस पोजीशन पर काम करता है, उसकी चीज़ का भी केयर करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ताकि उनको सम्मानपूर्वक उनके साथ व्यवहार किया जा सके। उनकी जो प्राइवेसी है, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। यदि पेशेंट का कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, वैवाहिक प्रॉब्लम हो, व्यवसायिक प्रॉब्लम हो, कोई सामाजिक प्रॉब्लम हो, तो उसके बारे में भी उनको जानकारी देती रहनी चाहिए, ताकि उनको सही दिशा निर्देश मिलते रहे, ताकि अपने वो बीमारी से जितना जल्दी वो छुटकारा पा सके। यदि पेशेंट विकलांग अवस्था में है, चाहे उनको कोई मेंटली प्रॉब्लम है, तो उनको पुनर्वास संबंधी भी जानकारी देना चाहिए, ताकि वो भविष्य में जाकर अपनी बीमारी से ठीक होने के बाद अपनी अच्छी सी ज़िंदगी लाइफ जी सके। आप देखते हैं कि जो वयस्क अवस्था, तो वयस्क अवस्था एक ऐसी अवस्था होता है जहाँ पर व्यक्ति को अपने आगे के भी लाइफ को जीना होता है। जो सामान्य स्थितियाँ जो चल रही है, उसमें भी आप अपने आप को जीना होता है। तो यदि पेशेंट वैसी स्थिति में हॉस्पिटल में भर्ती होता है, तो उन सभी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट अभी समान अवस्था में जैसे गुजर रहा है, बीमारियों से गुजर रहा है, तो उन पर बेवजह का मानसिक दबाव नहीं बनाना चाहिए। उनको बेवजह जो हॉस्पिटल खर्च है, उसको ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, क्योंकि पेशेंट उससे क्या होता है, दबाव में चला आता है। दूसरी चीज़, पेशेंट किस पोजीशन पर काम कर रहा है, किस पोस्ट पर काम कर रहा है, थोड़ा उसका भी ख्याल रखना चाहिए, ताकि उसको भावनाओं को किसी प्रकार का ठेस न लगे। दूसरी चीज़, पेशेंट विकलांग है, मानसिक तनाव में है, तो उसे भी ठीक होने के बाद उसको कैसे अपने जीवन का पुनर्वास करेगा, इसके बारे में भी पेशेंट को बताते रहना चाहिए, ताकि वो पेशेंट आगे ठीक होने के बाद अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। उससे क्या होता है कि पेशेंट को एक आत्मशक्ति मिलती है, आत्मबल मिलता है, और आगे सर्वाइव करने के लिए। वृद्धावस्था में क्या होता है,
वृद्धावस्था में जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा बातचीत करना पसंद करना चाहते हैं। तो उसे इसलिए वृद्धावस्था में पेशेंट के साथ अच्छे से बातचीत करना चाहिए, उनको आदरपूर्वक बुलाना चाहिए, आदरपूर्वक बिहेवियर करना चाहिए। उनको बात करते समय हर बात से उसको संतुष्ट करना पड़ता है। जो वृद्धावस्था में पेशेंट होते हैं उनको हर बात से उनको क्या करना पड़ता है, संतुष्ट करना पड़ता है। उनको नियमित जांच करना चाहिए। दूसरा चीज़, वृद्धावस्था में जो पेशेंट की जो जीवन शैली होती है उसको भी केयर करना चाहिए। जैसे उनके घूमने की आदत होती है, बातचीत करने की आदत होती है। यदि पेशेंट को नींद की शिकायत है तो उसे उससे बचाना चाहिए, उसको अच्छी नींद आए। वृद्धावस्था पेशेंट, जो वृद्ध पेशेंट होते हैं उनके साथ हमेशा किसी न किसी एक व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा किसी न किसी से बातचीत करना पसंद करते हैं। उनके रुचि के अनुसार से, जैसे बहुत से लोग होते हैं टीवी देखना पसंद करते हैं, बहुत से लोग होते हैं समाचार देखना पसंद करते हैं। इन सब चीज़ों को भी रुचि के हिसाब से व्यवस्था रखनी चाहिए। यदि पेशेंट जो है आध्यात्मिक हैं, धार्मिक हैं, तो आध्यात्मिक धार्मिक क्रियाकलापों के बारे में उनको बताना चाहिए, उन्हें सत्संग सुनाना चाहिए, ताकि उनको लगेगा कि हम कोई हॉस्पिटल में नहीं हैं, हम घर पे हैं। वो घर जैसा महसूस होगा और उनको दिमाग की शांति मिलेगी, जिससे उनको क्या होता है, पेशेंट को उससे क्या होता है, इलाज करने में और ठीक होने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। ये है नर्सिंग देखभाल। मतलब कि नर्सिंग देखभाल की जो अलग अलग जो स्टेज होती है, नर्सिंग देखभाल की जो अलग अलग स्टेज, जैसे बच्चों का देखभाल करना है, बच्चों को देखभाल करना है, किशोरावस्था में देखभाल करना है, आपको वयस्क अवस्था को देखभाल करना है, वृद्ध अवस्था को देखभाल करना है। तो जितने भी पेशेंट होते हैं सबकी जो अलग अलग मोनोपोली होता है, अलग अलग सोच होता है, अलग अलग बिहेवियर होता है, अलग अलग विचार होता है, अलग अलग रहन सहन होता है। तो वैसी परिस्थिति के हिसाब से वैसे व्यक्ति को उस टाइप से ट्रीट करना चाहिए, ताकि उससे क्या होता है कि पेशेंट में आत्मसम्मान मिलता है, आत्मबल मिलता है, और पेशेंट सही टाइम पर वो खुद ब खुद ठीक होने में उनको मदद मिलती है। इसे नर्सिंग देखभाल करते समय इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। आप किसको ट्रीट कर रहे हैं, बच्चा को ट्रीट कर रहे हैं, किशोरा को ट्रीट कर रहे हैं, वयस्क को ट्रीट कर रहे हैं, प्रौढ़ को ट्रीट कर रहे हैं, जिसको भी ट्रीट कर रहे हैं उसके हिसाब से उसके साथ बिहेवियर होना चाहिए, ताकि पेशेंट सही हो जाए। थैंक यू।